नमस्कार मित्रों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। गाय से संबंधी, पशुओं से संबंधी कई तरह की समस्याएं हैं। उनमें से एक समस्या है जो गाय पहले से दुबली पतली हो, कमजोर हो, हड्डियां जिसकी दिखाई दे रही हो, या जिसकी कम दूध देने की क्षमता पहले से पता हो, या ऐसी गायें जो पहले के प्रसवों में ज्यादा समय लगाती रही हैं, इनको जेठ गिराने में पर्याप्त समय लगता रहा है, और जो अपने पीक दूध उत्पादन क्षमता पर पहुंचने में पर्याप्त दूध लेती हैं या दूध देने की क्षमता इनकी कम होती है। इस समस्या का निराकरण कैसे करें? ऐसी समस्याओं का निराकरण सहजता से हो जाता है, क्योंकि ऐसी ज्यादातर समस्याओं के पीछे कुपोषण प्रमुख कारण रहता है। कुपोषण में भी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम कमी देखी जाती है। कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हमारे हड्डी के लिए, हमारे दांतों के लिए या हमारी मांसपेशियों के लिए जरूरत नहीं है। कैल्शियम गाय की दूध उत्पादन क्षमता पर सीधा असर डालता है। कैल्शियम की कमी से निर्बलता आ जाती है, हड्डियां उखड़ने लगती हैं। और 1980 के बाद एक चीज देखने में आई है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हुआ है। पोषक जो हमारे खाद्य हैं, हमारे जो पशुओं के चारे हैं, गाय का जो चारा है, उसमें भी पोषक तत्वों की भारी कमी हुई है। और इसका सीधा परिणाम देखने में आ रहा है कि 1980 के बाद मानव समाज में, खास करके भारतीय समाज में, बीमारियों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका एकमात्र कारण यही है कि खान पीन में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। गायों की दूध उत्पादन क्षमता घटी है, गायों की गर्भधारण क्षमता घटी है, गायों की जो शारीरिक समर्थ होती थी उसमें भी गिरावट आई है। 1980 से पहले गाय दूध भी देती थी। गाय का मूत्र और गाय का गोबर हमारे कृषि में काम आता था, उपचार के काम आता था। बैल जो है खेती में काम करते थे। बैल पानी खींचने का काम करते थे, सींचने का काम करते थे, भार ढोने का काम करते थे। इसी के माध्यम से तेल निकाला जाता था। गन्ने के लिए गुड़ का की पिलाई की जाती थी। उस समय बैल भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। गाय तो महत्वपूर्ण होती ही होती थी, लेकिन बैलों का महत्व भी बहुत ज्यादा था। लेकिन 1980 के बाद ऐसी नीतियां बनी, ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे गाय की जो महत्वपूर्णता थी वो घटती चली गई। गाय की महत्वपूर्णता ही नहीं घटी चली गई, बैल और नंदी तो एक तरह से गायब ही हो गए। इसका परिणाम हुआ कि गौवंश की संख्या बहुत तेजी से घटी और गायों में कुपोषण की संभावना में अचानक बढ़ गई। उससे पहले तो गाय एक परिवार की मुख्य प्रमुख सदस्य होती थी। जिस घर में गाय रहती थी, आज भी ये मान्यता है और पहले तो ये पक्की मान्यता थी कि जिस परिवार में गाय रहती है वह सुख शांति रहती है, रोगों का आक्रमण नहीं होता, अरोगता रहती है और किसी तरह का क्लेश नहीं होता, मन में विद्वेष नहीं होता, झगड़े नहीं होते, सुख शांति बनी रहती है, यहाँ तक कि बच्चे संस्कारी होते हैं। लेकिन अब वो सारी स्थिति बदल गई। तो आज हम बात करेंगे ऐसी गाय के संबंध में, ऐसी गायों के संबंध में जिन्हें प्रसव के समय पर्याप्त विलंब होता है। प्रसव हो जाए, बच्चा आ जाए और वो 10-12 घंटे से ज्यादा समय जेल गिराने में लगते हैं, और जिनको अपनी दूध उत्पादन की क्षमता है, चाहे वो कितनी भी है, क्योंकि देसी गाय की दूध उत्पादन क्षमता तो 6-7 लीटर से ज्यादा नहीं होती। कुछ गाय ऐसी हैं कि दूध उत्पादन क्षमता 12 से 15 लीटर के आसपास रहती है। अधिकांश गायों की दूध उत्पादन क्षमता 4 से 6 लीटर के आसपास है। लेकिन 4 से 6 लीटर को पाने में भी पर्याप्त विलंब होता है। शरीर भी दुर्बल रहता है, आंखें निडाल रहती हैं, स्फूर्ति नहीं होती। तो इसका एकमात्र समाधान है कि जैसे ही आपकी गाय ब्याए, उसको 2 घंटे के अंदर अंदर कालवेट एक सिरप आता है, लिक्विड आता है, ये कैल्शियम का सिरप है। आप जैसे ही उसका बच्चा बाहर आए, जैसे ब्याने का कार्य संपन्न हो, तत्काल 2 घंटे के अंदर अंदर जो 300 से 500 ml के आसपास कालवेट लिक्विड जो है वो पिला दें। पिलाने के समय 2-3 बातों का ध्यान रखा जाए। पहला तो ये कि यदि वो ठंडा है तो उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में रख के गर्म कर लें और ऐसे रूप से पिलाएं कि वो उसके पेट में जाए, फेफड़ों में ना जाए, श्वास नली में ना जाए, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। जो कालवेट जो लिक्विड है, ये कैल्शियम का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का और विटामिन B1 का, B6 का, B12 का, D3 का और पॉलीविन का
एक प्रमुख स्रोत है। ये ग्लूकोज का भी पर्याप्त स्रोत है। तो जैसे ही आप कार्बेट लिक्विड अपनी गाय को 300 ml के आसपास पिलाते हैं, वैसे जरूरत के समय इसको 500 ml भी दे सकते हैं। तो इस कार्बेट में 300 ग्राम के आसपास गाय को तत्काल कैल्शियम मिल जाता है। ये कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसी अवस्था में प्रसव संपन्न हुआ हो तो गाय को पर्याप्त श्रम करना पड़ता है। उसकी जो यूट्रस की पेशियां हैं उन्हें गतिमान रखना पड़ता है, तो वो निजाल पड़ जाती हैं। और प्रसव से पूर्व गाय के शरीर से, खास करके उसकी हड्डियों से काफी मात्रा में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स खून में निकल आते हैं, निचोड़ आते हैं, और दूध की मात्रा में वो कैल्शियम भी उपस्थित रहते हैं। तो यदि उसके शरीर में कैल्शियम की पहले से कमी है, हड्डियों में कैल्शियम की पहले से कमी है, और वो कैल्शियम खून में चला जाए, तो ऐसे में गाय के अचानक मिल्क फीवर में जाने की संभावना होती है। और प्रसव के समय मिल्क फीवर गायों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है। इससे उसका शरीर का तापमान गिर जाता है, हृदय काम करना बंद कर देता है। कई बार कैल्शियम के साथ में ग्लूकोज की भी कमी आ जाती है। ग्लूकोज की कमी के कारण वो नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, या फिर कीटोसिस की समस्या हो जाती है। कीटोसिस भी मिल्क फीवर की तरह एक गंभीर बीमारी है। तो इन सबसे बचने के लिए कार्बेट भी लिक्विड है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस भी रहता है, और फास्फोरस एटीपी एक रसायन बनाता है। एटीपी हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं में दूध ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो फास्फोरस भी मिल जाता है। इसके साथ में विटामिन B1 है, B6 है, B12 है। यद्यपि विटामिन B12 गाय का शरीर नहीं निर्मित कर पाता है, अन्यथा बहुत सारी विटामिन तो गाय के शरीर में स्वयं निर्मित हो जाती हैं। गाय के पेट में जो र्यूमन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सैकड़ों तरह के जैव रसायन का निर्माण करते हैं। इसलिए गाय का दूध है, गाय की दही है, गाय की छाछ है, प्रोबायोटिक के रूप में भी काम करती है। प्रोबायोटिक का आजकल बहुत प्रचलन है। मैं आपकी जानकारी को बता दूं, 1960 से मेडिकल विज्ञान में एक नया सूत्रपात हुआ। वो रहा कि सारी बीमारियों की जड़ बैक्टीरिया से, वायरस से, माइक्रोब से। तो माइक्रोब से मुक्ति के लिए उन्होंने एंटीबॉडीज, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ढूंढे। अभी तो एंटीवायरल पे काम चल रहा है। तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग 1960 से हो रहा है। हमारे देश में भी 1980 के बाद एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से प्रयोग हुआ, और आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। एक तरफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ हमारी इम्यूनिटी इतनी गिर गई है कि नाना प्रकार के रोग हमारे लिए महामारी का कारण बन जाते हैं। और अनावश्यक अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक प्रयोग करने से हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया फ्लोरा रहते हैं, इनको फेंड्री माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, वो एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो गए। उनके कारण नाना प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो गई। हमारे शरीर में जो उपयोगी पोषक तत्व निर्मित हो जाते थे, कई तरह के विटामिन, कई तरह के जैव रसायन का निर्माण हो जाता था, प्रोटीन का निर्माण हो जाता था, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए और हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो आजकल इस फ्रेंडली माइक्रोफ्लोरा को पुनः स्थापित करने के लिए मेडिकल साइंस प्रोबायोटिक्स के रूप में दूध के छाछ से या छाछ दही से निकले प्रोबायोटिक देने शुरू कर दिया है। इसलिए आप जो भी एंटीबायोटिक आप लेते हो, एंटी डायरियल की, दस्त की, डिसेंट्री की जो दवाएं लेते हो, या टाइफाइड की जो दवाएं लेते हो, उसके साथ में प्रोबायोटिक दवाएं लिखना नियम बना लिया है। तो प्रोबायोटिक्स की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस प्रोबायोटिक्स का काम दूध, दही, छाछ सहजता से कर लेते हैं, और ये सारी चीजें गाय के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो गाय के शरीर में जो रहती है, इसलिए गाय बहुत सारे पोषक तत्व निर्माण कर लेती है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि गाय के शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इसलिए गाय को स्वयं अपनी पोषकता को पूरा करने के लिए कई तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय कमजोर है, उसे प्रसव में पर्याप्त समय लगते रहा है, प्रसव उसके लिए जटिल होता जा रहा है, या उसको जेर गिराने में पर्याप्त समय लगता है, दूध की उत्पादन क्षमता के शिखर पर पहुंचने में दिक्कत आती रही है, तो ऐसे में तत्काल आप जैसे ही बच्चा बाहर आए, उसे 300 से 500 ml के आसपास कार्बेट लिक्विड पिला दें।
इससे उसकी कैल्शियम की आपूर्ति भी दूर हो जाएगी, फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा, विटामिन B1, B6, B12 भी उसको मिल जाएगा, विटामिन डी भी मिल जाएगा। और विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन D3 के बिना आप कितना भी कैल्शियम का गाय को दोगे वो उसके शरीर में प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पर्याप्त ग्लूकोज मिल जाएगा, तत्काल एनर्जी मिलेगी और वो झटके से बहुत शीघ्रता से जेल गिरा देगी। आपकी कई समस्याओं का निराकरण मात्र काल्पनिक ग्लूकोज के माध्यम से हो जाएगा। तो एक तो तत्काल आप 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही प्रसव हो 2 घंटे के अंदर अंदर उसे 1 बोतल 300 से 500 ml की काल्पनिक लिक्विड पिला दें। फिर आप 3, 4, 5 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं, 24 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं। यदि आपकी गाय पर्याप्त कमजोर है, उसे प्रसव में पर्याप्त पीड़ा होती रही है, तो आप ऐसे में निरंतर 4 से 5 दिन काल्पनिक लिक्विड 300 ग्राम की मात्रा उसे दे सकते हैं। इससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, ऐसी समस्याओं से निराकरण हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या का निदान तो ये है कि जिस गाय को जेल गिराने में पर्याप्त समय लगता है, पर्याप्त विलंब होता है, वो कार्य भी सहजता संपन्न हो जाएगा। तो फिर मिल्की फीवर की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कीटोसिस की समस्या उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। तो आप इसके लिए काल्पनिक लिक्विड सिरप जरूर दें। इससे आपकी, और इसके इतना ही नहीं, बच्चा प्रसव होने के बाद, बच्चा देने के बाद उसकी दूध जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी किसी तरह का विलंब नहीं हुआ। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि प्रसव के बाद, बच्चा देने के बाद 3-4 दिन तक उसे अपनी दूध देने की क्षमता को 40% तक पहुंचने में समय लगता है। पहले बच्चे के बाद तो उसको 1 आध लीटर के आसपास दूध आता है, वो भी कुछ गायों में, देसी गाय में तो उससे भी कम आता है। तो ऐसे में जब काल्पनिक लिक्विड दे देंगे तो सहजता से वो 1 लीटर की क्षमता को प्राप्त कर लेगी। लेकिन जिन गायों के दूध देने की क्षमता पहले से ही कम है, उनको आप काल्पनिक का सेवन कराओगे तो उसकी दूध देने की क्षमता में 25 से 35% की निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ में जैसे प्रसव का कार्य संपन्न हो जाए, 1 हफ्ते में उससे अपने सामान चारे पे आने दीजिए। उसे आप बाजरे का दलिया दीजिए, जौ का दलिया दीजिए, अलसी दीजिए, उसे आप दाना चारा दीजिए, दाना दीजिए। और प्रत्येक दूध पर, जैसे कि वैसे तो प्रत्येक गाय को 1.5 से 2 किलो के आसपास दाना देना जरूरी है, लेकिन यदि उसकी दूध देने की क्षमता 5 से ज्यादा है तो ऐसे में 1.5 से 2 किलो के आसपास दाना अतिरिक्त रूप से देना जरूरी है। ये बात भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि जर्सी और एचएफ गाय की तुलना में देसी गाय को अधिक मात्रा में दाना दोगे तो उसको एसिडोसिस समस्या हो जाती है, उसके शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गाय का पाचन तंत्र है वो मनुष्य की तुलना में थोड़ा अलग है। मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन की पूरी प्रक्रिया एंजाइम से निर्भर करती है, लेकिन गाय के साथ में एंजाइम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एंजाइम महत्वपूर्ण है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। गाय के पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के आसपास केंद्रित रहती है। इसीलिए कहते हैं कि गाय के पेट के अंदर हजारों लाखों तरह के बैक्टीरिया, लाखों को तरह को तो कहते हैं लेकिन पहचान अभी लाखों तक की तरह की नहीं हुई है। हाँ, 15 से 20 हजार तरह के बैक्टीरिया उसको माइक्रोस्कोप पहचाना गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है गाय के स्वास्थ्य के लिए, गाय की गुणवत्ता के लिए, गाय की निरोगता के लिए, गाय की शारीरिक क्षमता के लिए माइक्रोब्स बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोब्स गोबर के साथ बाहर आके मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी नहीं, बहुत सारे रोगों को मिट्टी से समाप्त करते हैं। और जब से हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में कम कर दिया है, तब से हमारे खेतों की फर्टिलिटी उपजाऊ पर बहुत तेजी से घटा है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। हाँ, आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी जानकारियों के प्रति लगाव रखते हैं, जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको उपलब्ध हो। हाँ, यदि आप गौ संवर्धन के कार्य में, गौ संवर्धन के साथ में नस्ल सुधार के कार्य में, गाय की रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे हाथ से हाथ मिलाइए कि हम एक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हमें
प्रायोगिक काम करना है, हमें नारेबाजी नहीं करनी, हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करना, हमने किसी से कोई चैरिटी हासिल नहीं करनी। हम वास्तव में देसी गाय की रक्षा करना चाहते हैं, देसी गाय की समृद्धि करना चाहते हैं, संवर्धन का कार्य करना चाहते हैं। तो इस पर हम प्रयासरत हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, और हम आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच हमारे मेरे मैसेज बॉक्स में दीजिए। आप अपना नंबर भी दीजिए, यथोचित समय मुझे मिलेगा, आपकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।